नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साहित्य निधि में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मन्नू भंडारी जी की लिखी कहानी क्षय। सावित्री के यहाँ से लौटी तो कुंती यूं ही बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उस पर टुन्नी के पत्र ने उसके मन को और भी बुरी तरह मथ दिया। पापा को भी 2 बार खांसी का दौरा उठ चुका था। वह जानती थी कि वे बोलेंगे कुछ नहीं, पर उनका मन कर रहा होगा कि टुन्नी को वापस बुला लें। रात में लेटी तो फिर उसी पत्र को खोलकर पढ़ने लगी। दीदी, मेरा मन यहाँ ज़रा भी नहीं लगता। सारे समय पापा की और तुम्हारी याद आती रहती है। स्कूल वालों ने भी मुझे 8वीं में ही भर्ती किया है। उस दिन तुम मेरे हेडमास्टर के पास चली जाती तो कितना अच्छा होता। पूरा 1 साल बच जाता। तुमने मेरा इतना सा काम भी नहीं किया। दीदी, पूरा 1 साल बिगड़वा दिया। क्या सचमुच ही उसने टुन्नी का साल बिगड़वा दिया? नहीं नहीं, जो कुछ उसने किया है ठीक ही किया। कोई उसके पास इस तरह की सिफारिश लेकर आए तो उसका बस चले तो वह उसे स्कूल के फाटक से ही निकाल बाहर करे। वह शुरू से ही इतना कहती थी कि टुन्नी पढ़, मेहनत कर, पर उस समय पापा को टुन्नी बच्चा लगता था। अब फेल हो गया तो जान पहचान का फ़ायदा उठाओ, सिफारिश करो। उसने जो कुछ किया ठीक ही किया। स्कूलों में यह सब देखकर उसका मन आक्रोश, दुख और ग्लानि से भर जाता है। पर होता है और वह देखती भी है, लेकिन उससे क्या हुआ? वह स्वयं ऐसा कभी नहीं करेगी। जिस दिन पापा ने उससे यह बात कही थी, वह अवाक सी उनका मुंह देखती रह गई थी, जैसे विश्वास न हो रहा हो कि पापा भी कभी ऐसी बात कह सकते हैं, और वह भी कुंती से। कुंती आज जो कुछ भी है विचारों से, विश्वासों से पापा की ही तो बनाई हुई है। लेकिन पापा बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। शायद यह बीमारी ही ऐसी होती है कि आदमी को बदलना पड़ता है। कुंती स्वयं महसूस करती है कि उसके जिस आदर्शवाद और दृढ़ आत्मविश्वास पर पापा कभी गर्व किया करते थे, उसी पर आज वे शायद दुख करते हैं। उन्हें लगता है जैसे कुंती को बनाने में वे कहीं भूल कर बैठे हैं। वह अपना मन टटोलने लगी। क्या सचमुच ही कुछ गलत विश्वास और गलत सिद्धांत वह पाल बैठी है? सामने वायलिन पड़ा था। वह उठी और वायलिन लेकर छत पर चली गई। जब उसका मन बहुत खिन्न होता है तो उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता है। रात के सन्नाटे में मन का अवसाद जैसे संगीत की स्वर लहरियों पर उतर उतर कर चारों ओर बिखरने लगता है। वह आंखें मूंद कर बेसुध सी वायलिन बजाने लगी, और उसकी त्रस्त आत्मा, खिन्न मन और शिथिल शरीर धीरे धीरे थिरकने लगे। वह किसी और ही लोक में पहुंच गई। खो खो खो। पापा की लगातार खांसी से उसकी तन्मयता टूटी। एकाएक ही अंगुलियां शिथिल हो गईं और वायलिन ठोड़ी के नीचे से सरक कर छाती पर आ टिका। वह नीचे आई। पापा को आज तीसरी बार दौरा उठा था। उन्हें दवाई दी और पास बैठकर तब तक पीठ सहलाती रही जब तक वे शांत होकर लेट नहीं गए। जब वह अपने कमरे में आकर लेटी तो रात करीब आधी बीत चुकी थी। आज सावित्री के यहाँ उसका पहला दिन था। उसे ख्याल आया, कल जब वह स्कूल जाएगी तो मिसेज नाथ उसे देखकर वैसे ही व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराएंगी। उनकी इस मुस्कुराहट ने हमेशा ही उसके मन में घृणा पैदा की है, पर उसे लगा जैसे कल वह इस मुस्कुराहट का सामना नहीं कर सकेगी। उसका उपहास करती, उस पर आरोप लगाती थी मिसेज नाथ की मुस्कुराहट अंधेरे में एक बार उसके सामने कौंध गई। कुंती ने करवट बदली तो मकान मालिक के बच्चों के मास्टर का दयनीय सूखा सा चेहरा उसके सामने उभर आया। एक यह व्यक्ति है जिसने उसके मन में हमेशा अपने काम के प्रति अरुचि उत्पन्न की है। ओह, क्या क्या कल्पनाएं थी उसके मन में अध्यापन को लेकर। लेकिन मिसेज नाथ, यह मास्टर। कुंती ने फिर करवट बदली। 1 महीने में ही घर का जैसे सब कुछ बदल गया है। उसे वह दिन याद आया
जब वह डॉक्टर के यहाँ से पापा की एक्सरे प्लेट के साथ रिपोर्ट लेकर आई थी कि उन्हें क्षय है। रास्ते भर वह यही सोचती आई थी कि पापा को रिपोर्ट कैसे देगी, उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। दवाइयों का लंबा नुस्खा और हिदायतों की लंबी सूची समस्या के दूसरे पहलू को भी उभार उभार कर रख रही थी। कैसे वह सब करेगी? करना तो सब उसी को है। पिछले 4 सालों से इस घर के लिए वही तो सब कुछ करती आई है। वही तो पापा की पहली संतान है और पापा हमेशा ही कहते थे वह उनकी लड़की नहीं लड़का है। शुरू से उसे लड़के की तरह ही पाला। बचपन में वह लड़कों के साथ खेली, लड़कों के साथ पढ़ी और अब लड़कों की ही तरह इस घर को संभाल रही है। पर अब घर पहुंची तो पापा पलंग पर लेटे हुए थे। उसने चुपचाप वह लिफाफा उनके हाथ में थमा दिया और नौकर को चाय लाने का आदेश देकर अंदर चली गई। वह प्रतीक्षा कर रही थी कि पापा उसे बुलाएंगे, कुछ कहेंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। क्या पापा को रिपोर्ट देखकर सदमा लगा? क्या वे पहले नहीं जानते थे कि उन्हें क्षय है? फिर चाय पीने वह बाहर जाकर बैठी। शायद अब कोई बात चले, पर फिर मौन। पापा पैर फैलाकर तकिए के सहारे बैठे शून्य नज़रों से आसमान निहार रहे थे। कुंती ने प्याला पकड़ाया तो चाय पीने लगे। खामोशी के ये क्षण कुंती को बहुत बोझिल लगे थे। सामने इतनी बड़ी समस्या है और दोनों यूं मौन बैठे हैं। स्थिति की गंभीरता को दोनों ही महसूस कर रहे थे, पर लग रहा था जैसे उनका नाम लेने भर से वह और विकट हो जाएगी। शायद पापा सोच रहे थे कि दोनों बच्चे कितने असहाय महसूस करने लगेंगे, और कुंती सोच रही थी कि बात करने से ही पापा के मन में जीवन के प्रति कैसी घातक निराशा छा जाएगी। दोनों बच्चों के अनिश्चित भविष्य की चिंता उन्हें कितना व्यथित बना देगी। पर मौन रहने से ही तो यह सब नहीं सुलझ जाएगा। तब केवल बात करने भर के लिए ही कुंती ने टुन्नी को इलाहाबाद भेजने की बात कह दी थी। वह जानती थी कि पापा इसका विरोध करेंगे। अपने बच्चों को वह एक दिन के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते। फिर टुन्नी छोटा था, अधिक लाडला, पर वे कुछ नहीं बोले थे। धीरे से इतना ही कहा था, भेज देना। कुंती को लगा जैसे पापा विवश होकर कह रहे हों, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। अब तो तुम ही सब कुछ हो, जो चाहो करो। मैं क्षय का रोगी। कुंती की आंखें छलछला आई थीं। थोड़ी देर बाद पापा ने रुकते रुकते कहा, एक बार कोशिश करके इसे चढ़वा तो दे। तेरी हेडमास्टर साहब से अच्छी जान पहचान है, वहाँ भी जाए तो 1 साल तो बच जाए। जहर की तरह कुंती ने चाय का घूंट निगला था और अपने को भरसक संयत करके बोली थी, पापा कम से कम स्कूलों को तो इन सारी बातों से भ्रष्ट न करवाओ। टुन्नी मेरा अपना विद्यार्थी होता तब भी मैं उसे कभी न चढ़ाती। उसके स्वर में आदेश नहीं था, पर दृढ़ता थी, और पापा चुप हो गए थे। पर आज टुन्नी का पत्र जाने क्यों रह रहकर उसके मन में टीस उठा रहा था। कुंती को लगा जैसे प्यास से उसका गला सूख रहा है। उसने उठकर पानी पिया, आकर लेटी तो नज़र फिर वायलिन पर पहुंच गई। एक बार फिर इच्छा हुई कि वायलिन लेकर छत पर चली जाए, पर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सावित्री की ट्यूशन वह निभा सकेगी। अब तो जैसे भी हो निभाना ही होगा। वह स्कूल में 6-6 घंटे काम करती है, तब जाकर उसे 200 रुपये मिलते हैं, और कहाँ 1.5 घंटे के ही 200। फिर 1 महीने खुशामद की उसकी माँ ने। 4 चक्कर तो घर के ही लगाए, पर फिर भी, और उसकी आंखों के सामने मकान मालिक के मास्टर जी फिर घूम गए। वे मास्टर जी हैं, पर कभी रिक्शा में सामान लदवा कर लाते हैं तो कभी सेठानी का हिसाब लिखते रहते हैं। वह तो जिस दिन भी देखेगी कि उसके सारे परिश्रम के बावजूद सावित्री नहीं सुधर रही है, कुछ भी नहीं सीख रही है, उसी दिन छोड़ देगी, चाहे कितनी ही मुसीबत क्यों न सहनी पड़े।
सावित्री को पढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। जो 8वीं के भी लायक नहीं है, उसे 9वीं में पास करवाना। 1 महीने में ही बैंक से पापा के 1000 से अधिक रुपए निकल चुके थे। वह नहीं चाहती थी कि अब और निकलें। पूंजी के नाम पर उनके पास कुल 15,000 ही तो बचे थे, जिनके प्रति उनका मोह उम्र के साथ ही साथ बढ़ता जा रहा था। लगता था जैसे यह रुपया ही उनका एकमात्र सहारा है। उसे वह कभी कुंती के ब्याह के लिए बताकर एक उत्तरदायी बाप होने का संतोष प्राप्त करते थे, तो कभी टुन्नी की पढ़ाई के लिए बताकर उसके उज्जवल भविष्य की कल्पना का सुख लेते थे। उसमें से भी अब खर्च होने लगा। कुंती भी क्या करती। यूँ तो पापा की पेंशन, अपनी तनख्वाह और गांव के मकान के किराए से वह अच्छी तरह काम चलाती आ रही थी, पर बीमारी का यह अतिरिक्त खर्च, और बीमारी भी अनिश्चित अवधि तक की। दूर कहीं मुर्गा बोला, ये क्या सवेरा होने को आया। तो वह आज बिल्कुल नहीं सो पाई। कल सवेरे से ही फिर जुट जाना है। बाजार, स्कूल, सावित्री, पापा की परिचर्या, उसका सिर भारी होने लगा। अपना क्लास लेकर कुंती स्टाफ रूम में पहुंची और चुपचाप कुर्सी पर बैठकर बाहर देखने लगी। बहुत सी कॉपियां देखने को जमा हो गई थी, पर मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने को। सिर बेहद भारी हो रहा था और नींद आंखों में ही घुल रही थी। तभी मिसेज नाथ अपनी भारी भरकम कंधों पर कॉपियों के 2 गट्ठर लादे घुसी। उसने देखकर भी नहीं देखा। मिसेज नाथ भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप कॉपियां देखने बैठ गईं। कुंती ने सोचा, क्या इन्हें मालूम नहीं हुआ है कि मैंने सावित्री के यहाँ ट्यूशन कर ली है। हो सकता है आज ना हुआ हो, पर कल तो होगा ही। तब फड़फड़ाती हुई एक कॉपी फर्श पर गिरी तो कुंती ने चौंक कर पीछे देखा। मिसेज नाथ ने गुस्से में आकर किसी लड़की की कॉपी ही उछाल दी थी और बड़बड़ा रही थी, दिमाग में गोबर भरा है और पढ़ने का शौक चर्राया है। अपने घर बैठो, खाओ पियो और मौज करो। न जाने कहाँ कहाँ से दिमाग चाटने आ जाती हैं। कुंती फिर बाहर देखने लगी। यूँ वह इस 1 साल में इन सब बातों की काफ़ी अभ्यस्त हो चुकी थी। फिर भी लड़कियों पर यूँ झुंझलाना, ऐसे अपशब्द कहना उसे कभी अच्छा नहीं लगता। फिर पढ़ी लिखी सभ्य सुसंस्कृत महिलाओं के मुंह से निकले हुए ऐसे शब्द जो इन छात्राओं की अध्यापिकाएं हैं, उनकी आदर्श हैं। उसे याद आया, जब पहली बार इन्हीं मिसेज नाथ को डांटते हुए सुना था तो आश्चर्य और गुस्से के साथ उसे बेहद हंसी भी आई थी। वे गुस्से से कांपती हुई जोर जोर से स्केल को मेज पर पटक कर सामने खड़ी थर-थर कांपती किसी लड़की को कह रही थी, कल यदि पाठ याद करके नहीं आई तो इस चलते हुए पंखे में लटका दूंगी। और कुंती को पंखे से लटकी हुई लड़की की कल्पना ने बेहद हंसाया था। एक वह थी जो अपनी कमज़ोर छात्राओं को सवेरे जल्दी आकर पढ़ाया करती या देर तक ठहर कर पढ़ाती। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से उसने खोए आत्मविश्वास को जगाती। पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न रुचियों के विकास के लिए नई नई योजनाएं बनाया करती। इन सब का परिणाम यह हुआ था कि थोड़े ही दिनों में वह अपनी सहकर्मिणियों के बीच व्यंग और उपहास की पात्री और छात्राओं की परम प्रिय बहन जी बन गई थी। पर साल भर बीतते बीतते उसका भी उत्साह बहुत कम हो गया था। कॉपियाँ देखते समय उसने कई बार अपने परिश्रम की व्यर्थता महसूस की थी, पर फिर भी ऐसे अपशब्द, इस तरह झल्लाना। सुना है सावित्री की माँ ने उसे किसी दूसरे स्कूल में 9वीं कक्षा में भर्ती करवा दिया है और शायद तुमने उसे घर पर पढ़ाना मंजूर कर लिया है। बात कुंती से ही कही गई थी, पर कुंती ने न मुड़कर उधर देखा, न जवाब ही दिया। पैसे के ज़ोर से 9वीं कक्षा क्या, मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। और भाई, हमने तो पहले ही कहा था कि ऐसी अच्छी ट्यूशन भाग्य से ही मिलती है। जब सामने वाला खुशामद कर रहा है तो हमें क्या सीखे ना सीखे हमारी बला से। हम तो जितना समय तय हुआ है पढ़ा कर आ जाते हैं।
अच्छा कुंती, कितना लोगी? मिसेस नाथ के शब्द कुंती को बुरी तरह भेद रहे थे। बिना मुड़े ही उसने जवाब दिया, मैंने लेन देन की कोई बात नहीं की। 1 महीने में यदि वह कुछ सीखेगी तो पढ़ाऊंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। और उसे लगा कि मिसेस नाथ के चेहरे पर फिर वही व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट फैल गई है, मानो वह कह रही हो, अभी नई नई हो इसलिए कह रही हो, धीरे धीरे अपने आप रास्ते पर आ जाओगी। क्या सचमुच कुंती भी एक दिन मिसेस नाथ जैसी हो जाएगी? घर जाकर कुंती ने चाय पी और सावित्री के यहाँ चलने की तैयारी करने लगी। चाय वह हमेशा पापा के साथ बैठकर ही पीती थी और उनकी तबीयत का हाल भी जान लेती थी। यूँ नौकर अच्छा है, फिर भी उसने रमा बुआ को लिख दिया है कि वे गांव से आ जाएं। उसका तो बहुत सा समय बाहर निकल जाता है। घर का कोई आदमी पापा के पास होना चाहिए। वह उठने लगी तो पापा ने कहा, अभी तो स्कूल से आई है, थोड़ी देर आराम कर ले। वह बैठ गई। वह जानती है कि देर करने से ट्राम बस में ऑफिस की भीड़ हो जाती है, घुसना असंभव हो जाता है। फिर भी पापा की बात टालना नहीं चाहती। उसके इस दोहरे परिश्रम से पापा यूँ ही काफ़ी दुखी हैं। इस सब के लिए वे अपने को ही दोषी समझते हैं। कुंती उनके दुख को किसी प्रकार भी नहीं बढ़ाना चाहती थी। इस बीमारी ने कितना विवश किया, निरीह बना दिया है पापा को। 1 महीना पढ़ाकर कुंती को लगा कि सावित्री को वह अब न पढ़ा सकेगी। 1.5 घंटा पढ़ाने के लिए पूरा 1.5 घंटा और उसे बस में बिगाड़ना पड़ता है। और इस प्रकार स्कूल के बाद पूरे 3 घंटे सावित्री के नाम अर्पण हो जाते हैं। उसके बाद वह इतनी थक जाती है कि किसी पत्रिका की 2 पंक्तियां भी उससे नहीं पढ़ी जाती। कल जब वह लेटी थी तो उसने देखा था कि वायलिन पर धूल की हल्की सी परत जम गई है। उसका मन टीस उठा था। उसने धूल पोंछी, पर चाहकर भी बजाने के लिए वह ऊपर न जा सकी थी। बस एकटक उसे देखती रह गई थी और उसे लग रहा था कि यदि जिंदगी का यही रवैया रहा तो वह शायद फिर कभी वायलिन न बजा सकेगी। इस कल्पना से उसकी आंखें छलछला आई थी। नहीं नहीं, जो भी होगा वह सहन कर लेगी, पर कल ही सावित्री की माँ से कह देगी कि वह अब न पढ़ा सकेगी। और सचमुच ही दूसरे दिन कुंती ने जाकर सावित्री की माँ से कहा, देखिए, मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न किया, पर लगता है सावित्री को पढ़ाना मेरे लिए संभव न होगा। सारे रास्ते वह संकल्प विकल्प करती रही। 1 महीने के लिए हुए 1 महीने के मिले हुए 200 रुपयों से घर की आर्थिक स्थिति कितनी संभल पाएगी, यह भी उसके सामने था, पर फिर भी उसने कह ही दिया, यह क्या बहन जी, आपके भरोसे तो हमने नया स्कूल शुरू करवाया। आपके पास पढ़कर इसका मन कुछ कुछ लगने लगा था। ऐसा तो मत करिए, एक बार बस किसी तरह 10वीं में पहुंचा दीजिए। मैं बेहद थक जाती हूँ, दूर भी तो बहुत आना पड़ता है। फिर पापा बीमार हैं, उनकी देखभाल दवा दारू करने के लिए भी तो मैं ही हूँ। पर कुंती को स्वयं लगा कि बात के अंत तक आते आते उसके स्वर की दृढ़ता जाती रही। दूर तो है। कलाई में हीरे की चूड़ी नचाती हुई सावित्री की माँ बोली, पर 1 साल तो अब आप निभा ही दीजिए। फिर कुछ रुकते रुकते बोली, ना हो मैं गाड़ी का प्रबंध कर दूंगी, और क्या कर सकती हूँ। कुंती अवाक सी उसका चेहरा देख रही थी। 200 रुपये और गाड़ी। बात यह है बहन जी कि सावित्री की बात एक बहुत बड़े घर में चल रही है। उन लोगों की एक ही जिद है कि लड़की 10वीं हो जाए तो शादी करेंगे। आप किसी न किसी तरह 10वीं में पहुंचवा दीजिए, फिर तो संभाल लेंगे। अब आजकल के लड़कों को भी क्या कहें, और यह सावित्री भी है कि आपके सिवाय किसी से पढ़ने को राज़ी ही नहीं होती। आप आइए, गाड़ी का प्रबंध कर दूंगी। उस दिन कुंती गाड़ी में बैठकर घर लौटी। जैसे ही गाड़ी कोठी के फाटक में घुसी,
उसने देखा मकान मालिक के यहाँ वाले मास्टर साहब रिक्शे में सामान लदवाए चले आ रहे हैं। अपने को गाड़ी में पाकर उसका मन गर्व और आत्मसंतोष से भर गया। उसने ट्यूशन भी की तो आत्मसम्मान के साथ की। बड़ी कोठी को पार करके वह अपने घर के सामने उतरी। पापा ने सुना तो वे भी प्रसन्न हुए। दूसरे दिन संध्या को जब वह गाड़ी में बैठकर सावित्री के यहाँ जा रही थी तो उसने पहली बार देखा कि वह रास्ता कितना सुंदर है। ठसाठस भरी हुई बस में धक्के खाते समय शायद अपने को संभालने की चिंता ही अधिक रहती थी और काम से लौटते हुए सटसटा कर खड़े प्राणियों के पसीने की दुर्गंध से सिर भन्नाता था। उन सबको पार करके रास्ते का सौंदर्य देख पाना क्या कोई सरल काम था? थोड़े दिनों में तो उसे लगने लगा काश वह स्कूल भी गाड़ी में ही जा पाती। टुन्नी का मन अब लग गया था। मामा ने खबर दी कि वह पढ़ाई में अच्छा चल रहा है। पापा की तबीयत कभी ठीक कभी खराब यूं ही चलती। बोलना उन्हें एक प्रकार से बंद ही कर दिया था। उनकी देखभाल के लिए रमा बुआ आई थी। कुंती के लिए वही स्कूल, घर, सावित्री, सारा घर जैसे एक ढर्रे पर चल रहा था। मन जब बहुत उबता तो रात में ऊपर जाकर घंटों वायलिन बजाती। यही तो उसके नीरस जीवन का एक आधार था। उस दिन कुंती सावित्री को पढ़ाकर घर के लिए काम दे रही थी कि माँ ने एक बच्चे के साथ प्रवेश किया। बहन जी, यह सावित्री का भांजा है, अब से मेरे पास ही रहेगा। इसे कल ही स्कूल में डाला है। सावित्री के बाद थोड़ी देर इसे भी देख लिया करिए। कुंती को बोलने का अवसर दिए बिना ही वह बोले चली जा रही थी। बड़ा प्यारा बच्चा है, मीठी मीठी बातें करके आपका मन मोह लेगा। नमस्ते करो मुन्नू। और उस बच्चे ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़ लिए। कुंती न हाँ कह सकी न ना। अब सावित्री के बाद आधे घंटे के करीब वह बच्चे को भी पढ़ाने लगी। संतोष और तसल्ली यही थी कि उसके बाद उसे गाड़ी घर तक छोड़ने आती थी। गाड़ी में बैठकर ठंडी हवा का झोंका उसके बदन को सहलाता और इस अतिरिक्त काम के बोझ को अपने साथ बहा ले जाता। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। सावित्री के छोटे भाई बहन में से कोई न कोई अब आता ही रहता। कभी किसी को घर का काम पूछना रहता था तो किसी को टेस्ट की तैयारी करनी रहती थी। माँ बस इसी बात का ध्यान रखती थी कि सावित्री जब तक पढ़े कोई बच्चा कमरे में न जा पाए। कभी कभी तो माँ स्वयं उसके पास आकर बैठती, सावित्री की पढ़ाई की बात पूछती, पापा की तबीयत के बारे में पूछती, घर की और बातें पूछती और फिर कुंती के धैर्य की, उसके साहस की तारीफ करती हुई चली जाती। शुरू शुरू में कुंती को यह सब बहुत अटपटा लगता था, फिर धीरे धीरे वह इन सब की अभ्यस्त हो गई। रात को जब वह लेटी तो उसे टुन्नी की बड़ी याद आ रही थी। आज स्टाफ रूम में देखे हुए एक सिनेमा पर बड़ी बातें हो रही थी। टुन्नी के जाने के बाद कितना नीरस हो गया है उसका जीवन। बिस्तर पर लेटे हुए पापा और काम में व्यस्त बुआ जी, उस सब के बाद की और लड़कियां कितनी मौज करती, घूमना फिरना, सैर सपाटे, हंसी मजाक। उसके जीवन में तो यह सब दूर दूर तक भी नहीं है। क्या कभी भी नहीं होगा? क्या उसका सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा? जितना रुपया वह कमाती है उसमें कितने ठाठ से वह रह सकती है, पर वह तो जानती ही नहीं कि ठाठ क्या होता है, मौज क्या होती है। पापा क्या अब कभी अच्छे नहीं होंगे? कितने दिन तक वे इस तरह पड़े रहेंगे? टुन्नी होता तो वह कल ही उसके साथ सिनेमा जाती। कब टुन्नी बड़ा होगा और उसके कंधों का भार हल्का करेगा? सच, अब तो वह ऊब गई है। सामने वायलिन लटका हुआ था, अब वह बजा नहीं पाती, उसे देखती रहती। उसे एकटक देखते रहना भी सांत्वना देता। कितना कम हो गया है उसका वायलिन बजाना। जब जब समय मिलता है तो उसकी धूल पोंछ देती है। कभी कभी तो उसका मन करता है कि स्कूल घर सब छोड़कर अपना वायलिन लेकर कहीं चली जाए
और इतना बजाए कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। वह कुंती न रहे, बस संगीत की एक स्वर लहरी बन जाए, उसी में मिल जाए। दोस्तों, कहानी थोड़ी बड़ी होने की वजह से मैं इसे 2 भागों में सुना रही हूँ। बाकी की कहानी क्षय भाग 2 में सुनिए।